जय हिंद दोस्तों। ये अर्थशास्त्र कक्षा 12 का जो अर्थशास्त्र की एक श्रृंखला है उसका नया वीडियो है। इसमें हम निवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि निवेश की पृष्ठभूमि क्या है। उसको समझने के लिए जो कीन्स का अर्थशास्त्र है उसको समझना आवश्यक था। तो कीन्स का अर्थशास्त्र हमने समझा, जिसमें उन्होंने कहा था कि समग्र मांग जो है, देश में समग्र मांग वो देश की जीडीपी को और देश के रोजगार को प्रभावित करती हैं। समग्र मांग में 4 बातें आती हैं मुख्य रूप से। एक तो कुल कंजम्पशन कितना है, उपभोग। दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या है। तीसरा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे। फिर देश में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट हो रहा है, उसके अंतर को, यानी नेट एक्सपोर्ट जिसे कहा जाता है, इसे हम निकाल लेते हैं तो इसे कहा जाता है समग्र मांग। इसको समझने के लिए पिछला वीडियो देख लें तो पूरी विस्तार से समझ में आ जाएगा। इसमें हम निवेश का अध्ययन करेंगे कि निवेश क्या चीज़ है। और कीन्स महोदय ने यह भी कहा था कि जो निवेश है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर। यानी बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है तो निवेश का स्तर बढ़ता है। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट 6% करती है सपोज़, तो निवेश मान लीजिए कि 10 गुना बढ़ता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को 12% कर देती है तो निवेश 5 गुना ही बढ़ेगा, कम हो जाएगा। यानी ब्याज दर और निवेश की दर में विपरीत का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। ब्याज दर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, ब्याज दर घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो अब देखते हैं कि निवेश क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। निवेश से तात्पर्य समय की एक निश्चित अवधि, जैसे कि 1 साल मान लीजिए, तो समय की एक निश्चित अवधि के दौरान कि 1 साल में भौतिक पूंजी, पहली बात तो पूंजी क्या होता है। पूंजी कोई भी ऐसी मशीन, भूमि, टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसके माध्यम से और ज़्यादा उत्पादक कार्य किए जाते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर पूंजी है, क्योंकि इसके माध्यम से उत्पादक कार्य को बढ़ाया जा सकता है। तो निवेश हर उस चीज़ को कहते हैं जो उत्पादक क्षमता को बढ़ा देता है। और निवेश भौतिक चीज़ों में हो सकता है और सामाजिक चीज़ों में हो सकता है। भौतिक चीज़ों के अंतर्गत जैसे भवन, संयंत्र, यंत्र, उपकरण व मशीन आदि के स्टॉक में वृद्धि होने से है। यानी एक देश 1 साल के भीतर में या एक निश्चित समयावधि के भीतर में भौतिक पूंजी में जो खर्च करता है या भौतिक पूंजी में जो स्टॉक में वृद्धि करता है, जैसे कि भवन का निर्माण कर लिया, संयंत्र बना लिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी, मशीन बना ली, जिसके माध्यम से उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सक रहा है, तो उसे कहा जाता है निवेश। जैसे कि पहले देखिए कि निवेश 2 चीज़ों में किया जा सकता है, एक भौतिक चीज़ों में और दूसरा मानवीय चीज़ों में। भौतिक चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो बनता है उसे कहते हैं भौतिक पूंजी। और मानवीय या सामाजिक चीज़ों में जो हम व्यय करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उससे जो बन करके निकलता है उसे कहा जाता है मानव पूंजी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल। भौतिक पूंजी जैसे कि भवन है या फैक्ट्री है, फर्म है, ऑफिस है, सोलर पैनल का प्लांट है, कोई भी रीन्यूएबल एनर्जी का प्लांट है, चाहे पवन ऊर्जा को हो जाए, न्यूक्लियर पावर एनर्जी का हो जाए, तो उसके माध्यम से देश के उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो उसे कहा जाएगा निवेश। इसे पूंजी संगठन भी कहा जाता है। इससे अर्थव्यवस्था की नीतियों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। तो उत्पादक क्षमता में, अर्थव्यवस्था की नीतियों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती निवेश के माध्यम से। जैसे खेत है, खेत से अगर 1 क्विंटल अनाज का उत्पादन होता है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, इन्वेस्टमेंट हर उस खर्च को कहा जाता है
जो कुछ उत्पादक परिणाम देता है, कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट देता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। 1 क्विंटल उत्पादन को 2 क्विंटल करना है तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे कि हो सकता है कि पहले पुरातन पद्धतियों से खेती की जाती हो, तो उसमें हम नई नई मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि को हम ऐड कर लें, या पुरातन प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता हो तो हम नवीन प्रकार के हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर लें। पुरातन प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता हो तो उसके स्थान पर हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर लें। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिसके माध्यम से उत्पादन को हम 2 गुना 3 गुना बढ़ा सकें। तो उन सारे खर्चों को, उन सारे फर्टिलाइज़र, सीड, मशीन, ट्रैक्टर इत्यादि को कहा जाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आई मीन्स है निवेश। आई बराबर डेल्टा के। डेल्टा के तो पहले के क्या होता है? के है पूंजी का स्टॉक, यानी पूंजी पहले मान लिया ट्रैक्टर 10 थी था, अभी पूंजी ट्रैक्टर 20 हो गया है, तो स्टॉक में वृद्धि हो गया। और डेल्टा के क्या है? वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन। पहले 10 था, अभी 20 हो गया, तो 10 का परिवर्तन हो गया, 10 का एनहांसमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गया, तो उसे कहा जाएगा पूंजी निर्माण, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। तो देश में अगर जीडीपी को बढ़ाना है, रोजगार को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा भौतिक चीज़ों में और सामाजिक चीज़ों में। सामाजिक चीज़ों में जो निवेश किया जाता है वो मुख्यतः शिक्षा में और स्वास्थ्य में किया जाता है। तो एक व्यक्ति जो शिक्षित है, हेल्दी है, स्वस्थ है और उसके अंदर में कुशलता है, कौशल है, तो वो उत्पादक कार्यों को बढ़ा सकता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उत्पादकता को बढ़ा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, उस व्यक्ति को कहा जाएगा मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। अब निवेश के घटक या अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? तो निवेश के 2 घटक होते हैं। एक है स्थिर निवेश यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है माल सूची निवेश यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो स्थिर निवेश क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड है। अर्थशास्त्र में स्थिर निवेश से तात्पर्य स्थिर पूंजी में निवेश से है या निक्षेपित स्थिर पूंजी के प्रतिस्थापन से है। इस प्रकार स्थिर या निश्चित निवेश भौतिक संपत्ति जैसे भूमि, मशीनरी, भवन, प्रतिष्ठान, वाहन या प्रौद्योगिकी मीन्स होता है टेक्नोलॉजी में निवेश को दर्शाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड हैं, जैसे भूमि एक स्थान पे फिक्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो स्थिर निवेश है वो। मशीनरी है, कोई मशीन है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो स्थिर है वो। भवन है, एक बार भवन बन गया तो वो स्थिर है कई सालों के लिए। प्रतिष्ठान मीन्स होता है बहुत बड़ा कैंपस कह लें। वाहन एक बार ख़रीद लिया तो 15 साल 20 साल के लिए फिक्स हो गया। कोई प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, तो वो एक बार बन गया तो वो भी फिक्स हो गया। तो इन सारी चीज़ों में जो हम खर्च करते हैं ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, उसे कहा जाता है स्थिर निवेश। स्थिर निवेश को स्थिर पूंजी निर्माण, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब इसका महत्व क्या है? भूमि, मशीनरी, भवन, प्रतिष्ठान, वाहन, प्रौद्योगिकी, इसका महत्व क्या है इसमें अगर निवेश करते हैं तो उत्पादकों के स्थिर परिसंपत्तियों यानी जो स्थायी एसेट हैं, जैसे भूमि है, प्लांट, मशीनें, भवन, तो उत्पादक में से होता है जो उत्पादन कार्य में संलग्न है, जो उत्पादक कार्य कर रहा है। जैसे कि एक फैक्ट्री का मालिक है, तो फैक्ट्री का मालिक अगर स्थिर परिसंपत्तियों जैसे कि प्लांट लगा लिया, प्लांट मीन्स पौधा नहीं, प्लांट मीन्स फैक्ट्री, मशीनें खरीद लीं, कुछ भवन ले लिए, तो उसके स्टॉक में वृद्धि होने से इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है।
तो एक फैक्ट्री का मालिक है, अगर वो प्लांट लगाएगा, मशीनें लेगा, तो जाहिर सी बात है उन सभी मशीनों से उत्पादन कार्य होगा। तो इससे उस फैक्ट्री की, उस एंटरप्रेन्योर की, उस उद्यमशील प्राणी की उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी। तो स्थिर परिसंपत्ति में निवेश करने से उत्पादकों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ये फायदा है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्र को उच्चतर स्तर तक पहुंचाने में सहायक है। यानी अगर हर एक प्लांट, हर एक फैक्ट्री, हर एक फर्म, हर एक ऑफिस अगर अपने अपने प्रतिष्ठान में, भवन में, मशीनों में इन्वेस्टमेंट करके उत्पादक क्षमता को बढ़ाएगा, तो इससे ओवरऑल पूरे देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होगी, जिसको कहते हैं जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। तो ये फ़ायदा है अगला। तीसरा, आर्थिक समृद्धि की दर में वृद्धि में सहायक। वही जीडीपी, आर्थिक समृद्धि में होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, उसमें वृद्धि होगी, या नेशनल इनकम कह लें, एनआई, राष्ट्रीय आय, इसमें वृद्धि होगी। फिर दूसरा घटक है माल सूची निवेश, यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। माल सूची निवेश सकल घरेलू उत्पाद का एक घटक है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि किसी देश में एक साल के भीतर कुल वस्तुओं और कुल सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद का एक घटक है माल सूची निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक देश में जो निश्चित उत्पादन किया जाता है वह स्वाभाविक रूप से अंततः बेचा जाता है। एक साबुन बनाया, उसको बेचा जाएगा अंततः। लेकिन किसी दिए गए वर्ष में उत्पादित कुछ वस्तुएं बाद के वर्षों में भी बेची जा सकती हैं, जो उत्पादित की गई थीं। कि इस साल उत्पादन कर लिया है, बेचा जाएगा अगले साल। इसके विपरीत किसी दिए गए वर्ष में बेचा जाने वाला सामान, यानी इस साल मान लीजिए सामान जो बेचा जा रहा है, हो सकता है कि उसका उत्पादन पिछले साल हुआ रहा हो, पहले के वर्ष में उत्पादित किया गया हो सकता है। अतः किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और बेची गई वस्तुओं के बीच के अंतर को माल सूची निवेश या इन्वेंट्री निवेश कहा जाता है। इसको फिर समझें। जैसे ये है 2023 में हमने बनाए कि 10 साबुन बनाए। इसको हमने 2024 में अगले साल जा कर के बेचा। तो किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और बेची गई वस्तुओं के बीच के अंतर को माल सूची निवेश कहा जाता है। 2024 आ गया, इसमें हमने 20 साबुन और बनाए। तो पिछले साल का 10 साबुन, इस साल का 20 साबुन, हो गया 30। लेकिन 2024 में हमने बेचे 25 साबुन। तो जो 5 साबुन बच गया, यही है माल सूची निवेश। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माल सूची निवेश क्या होता है, उत्पादन हमने कितना किया, उसमें से कितना बेचा, उसके अंतर को ही कहा जाता है माल सूची निवेश। कि पैदा किया 100 कुंटल मान लीजिए कि गेहूँ, उसमें से हमने बेचा 70 कुंटल गेहूँ बेच दिया, तो 30 कुंटल गेहूँ का क्या हुआ, माल सूची निवेश हो गया। यह शब्द पूरी तरह से एक अर्थव्यवस्था पर या एक व्यक्तिगत फर्म पर लागू किया जा सकता है। इसका महत्व क्या है? कच्चे माल के प्रयोग से इनकी मांग में निरंतरता आती है। कच्चे माल के प्रयोग से इनकी मांग में निरंतरता आती है, पहला फायदा है। उत्पादकों की बाजार कीमत तथा अन्य होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने में परस्पर सहायक है। फिर व्यापार चक्र को प्रभावित करने में सक्षम है। आगे निवेश के प्रकार क्या हैं? तो निवेश के 2 प्रकार हैं, एक सकल निवेश यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है शुद्ध निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट। तो सकल निवेश,
सकल मीन्स होता है पूरा, संपूर्ण के सेंस में सकल कहते हैं। सकल निवेश से अभिप्राय एक समय काल के दौरान कुल भौतिक पूंजी के स्टॉक में हुई कुल वृद्धि से है। यानी एक साल के भीतर में कुल मिलाकर के कितना हमने भौतिक पूंजी में बढ़ोतरी की है, वृद्धि की है, उसे कहा जाएगा सकल निवेश। इनमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है। इसे ध्यान रहे कि सकल निवेश में मूल्यह्रास भी शामिल होता है। मूल्यह्रास क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहा जाता है डेप्रिसिएशन। जैसे कोई एक मशीन है, उसको हमने लिया 1,00,000 रुपए का मशीन लिया, लेकिन ये मशीन हो सकता है कि एक साल यूज़ करने के बाद अगले साल इसका मूल्य हो जाए 90,000 रुपये, 10,000 रुपये कम हो जाए। तो इसे कहा जाएगा कि इस मशीन में 10% का हो गया है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास हो गया है। तो कोई भी मशीन हो, भवन हो, कोई उपकरण हो, उन सब में समय के साथ में उसकी जो उत्पादकता है, उसकी जो गंभीरता है, उसमें कुछ न कुछ ह्रास होता है, कमी आती जाती है, उसका मूल्य घटता जाता है, उसी को कहा जाता है मूल्यह्रास। तो सकल निवेश में मूल्यह्रास भी शामिल होता है। सिंपल सी बात। तो सकल निवेश बराबर लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्ति को खरीदने पर व्यय, यानी कुल मिलाकर के हमने कितना भौतिक पूंजी बनाया, प्लस लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक का व्यय, यानी दोनों प्रकार के व्यय हमने कितना निवेश किए हैं, उन सबको जोड़ लिया। या फिर सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। शुद्ध निवेश क्या होता है? वो स्थिर परिसंपत्ति और माल सूची स्टॉक, इन दोनों को ऐड कर दें तो शुद्ध निवेश आ जाता है, और उसमें से मूल्यह्रास को जोड़ लिया तो आ जाएगा सकल निवेश। फिर है शुद्ध निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट। शुद्ध निवेश से तात्पर्य एक समय काल, एक लेखा वर्ष के दौरान भौतिक पूंजी में हुई शुद्ध वृद्धि से है। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ये तो ध्यान रहे कि इसमें सकल निवेश में मूल्यह्रास शामिल होता है और शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। अब दोनों में अंतर क्या है सकल निवेश और शुद्ध निवेश में? सकल निवेश भौतिक पूंजी के स्टॉक में हुई कुल वृद्धि से संबंधित है सकल निवेश, और शुद्ध में भौतिक पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि से संबंधित है। तो सकल निवेश स्टॉक में हुई कुल वृद्धि, शुद्ध निवेश स्टॉक में हुई कुल शुद्ध वृद्धि से संबंधित है। सकल निवेश में मूल्यह्रास शामिल होता है, शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। फिर सकल में उत्पादक द्वारा एक लेखा वर्ष में नई परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय तथा वर्तमान परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर किया गया व्यय दोनों शामिल होते हैं। और शुद्ध निवेश में उत्पादक द्वारा एक लेखा वर्ष में नई परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय शामिल होता है, परंतु वर्तमान परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता है। तो यह है दोनों में अंतर। अगला टॉपिक है मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास में समय लगेगा, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।